नमस्ते बच्चों। उर्मिला कोटाला की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसके कवि हैं श्री नागार्जुन जी। कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का वास्तविक रूप का चित्रण किया है। साहित्य जगत में बच्चों बादल को घिरते देखा है कविता जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने आ, वास्तविक सौंदर्य को बड़े अच्छे ढंग से नागार्जुन जी ने जो प्रस्तुति की है वह अपने आप में एक निराली बात है। नागार्जुन जी एक प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और वो जो कविता प्रस्तुत करते हैं उसमें कहीं पर भी कल्पना की हमको लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होती कि कल्पना कुछ उन्होंने की है। जो वो देखते हैं उसी को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर हमारे समक्ष जो कविता है बादल को घिरते देखा है, इसके अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का यथार्थ चित्रण उन्होंने किस प्रकार से इस कविता में प्रस्तुत किया है उसको हम अभी देखेंगे। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल के गिर शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बच्चों, नागार्जुन जी हिमालय की तलहटी में पहुंचे हुए हैं और वहां का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर। अमल का अर्थ है बच्चों स्वच्छ और धवल का अर्थ है सफेद। गिर अर्थात पर्वत और शिखर मतलब चोटियां। तो नागार्जुन जी हिमालय की तलहटी में पहुंचे हुए हैं और वहां पर का सौंदर्य देखकर कहते हैं, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। सफेद स्वच्छ दूध जैसी सफेद पर्वतों के शिखरों पर बादल को घिरते हुए वो देखते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। छोटे 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 मोती जैसे उसके शीतल, उसके मतलब यहाँ पर बच्चों है कि बर्फ के कण या फिर ओस के कण जो स्वर्णिम के समान, मानसरोवर जो वहां झील है उस झील में स्वर्णिम के समान यानी सोने जैसे सुंदर लगने वाले जो कमल हैं उन कमलों पर छोटे छोटे तुहिन, तुहिन का अर्थ है जो यहाँ पर ओस या हम इसे बर्फ के टुकड़े भी कह सकते हैं। तो शीतल यानी ठंडे ओस के चमकदार कणों के समान मानसरोवर में जो कमल खिले हुए हैं उन कमलों पर छोटे छोटे मोती जैसे कणों को, बर्फ के कणों को या फिर ओस के कणों को गिरते हुए देखा है और बादल को घिरते हुए देखा है। इस पैराग्राफ में आप देख रहे हो बच्चों की ऐसे लग रहा है नागार्जुन जी इस तरह से हमारे समक्ष कविता को प्रस्तुत किए हैं। हर एक शब्द को उन्होंने इस तरह से रखा है जैसे लग रहा है कि हम अपनी आंखों से मानसरोवर की उस झील को देख रहे हैं और उस झील में खिले हुए सुंदर स्वर्ण आभा रखने वाले, स्वर्ण की तरह चमकने वाले, स्वर्ण का अर्थ है बच्चों सोने की तरह चमकने वाले कमल को देख रहे हैं और उस पर गिरी हुई वो सफेद रंग की छोटे छोटे पानी के कण या ओस के कण जो चमक रहे हैं उसको हम ऐसा लग रहा है अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना सुंदर चित्रण उन्होंने किया है बच्चों यहाँ पे। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको शब्दार्थ दिख रहा होगा।
अमल यानी स्वच्छ, धवल यानी सफेद, शिखर यानी चोटी, तुहिन कर्ण ओस की बूंदे और स्वर्णिम यानी सुनहरे सोने की तरह चमकने वाले कमल। अब उसके बाद आप देखिए दूसरा अवतरण। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कवि जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हिमालय जो है, तुंग, तुंग यानी ऊंचे, ऊंचे जो हिमालय की चोटियां हैं उस पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। बच्चों, हिमालय अपने आप में बहुत ही सुंदर और एक अनुपम दृश्य है, जगह है। और वहां पर कई झीलें हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, और अनेक प्रकार की वहाँ जो झीलें हैं उस सफेद रंग के पहाड़ के बीच में। और उसकी ऊंचाई पर जितनी हम ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर अत्यंत सफेद रंग के हमें हिमालय, जो सफेद रंग से ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ हिमालय हमें दिखाई देता है। उसके कंधों पर यानी हिमालय पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उसके उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर, उनके श्यामल, उनके यानी उस झील के, श्यामल यानी श्याम रंग के, नील, नीले रंग के, सलील यानी पानी। तो उन झीलों में जो हल्का सांवला रंग लिया हुआ और नीला रंग दोनों मिलाकर लिया हुआ जो पानी है, उस पानी में समतल देशों से आकर, समतल देश यानी जो मैदानी प्रदेश है, और कई दूर दराज देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल, दूर दराज के जो मैदानी देश हैं उन देशों में जब पावस यानी वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला रहता है, तो थोड़ी सी वर्षा जब होकर चली जाती है तब उसके बाद अत्यंत गर्मी होती है। पावस की उमस, उमस यानी गर्मी बच्चों, और पावस यानी वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तब तो ठीक है, लेकिन जब नहीं होती है, वह बहुत दिन का बीच में अंतर हो जाता है, 15 दिन 20 दिन वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, तो ऐसे समय में बहुत गर्म होता है और हवा भी नहीं चलती है अच्छे, और गर्मी अत्यधिक अत्यधिक होती है, जिसके कारण वहाँ के जो पक्षी हैं वो भी गर्मी से बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम ना रह पाए, यहाँ रहेंगे तो शायद जी नहीं पाएंगे, इसलिए इतनी दूर से, दूर की दूरी को वो तय करके इन प्रदेशों में यानी हिमालय की चोटियों पर आते हैं, जहां पर उन्हें ठंडक तो मिलती ही है, साथ ही साथ मानसरोवर की शीतलता और उसमें उगे हुए तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। और उसमें जो मानसरोवर में जो उगे हुए हैं कमल के फूल, उन फूलों के जो डंठल हैं, उन डंठलों को वो खोजते रहते हैं। तिक्त मधुर, वे जो डंठल हैं वो कैसे हैं? तिक्त हैं, मधुर हैं, और विष तंतु, विष तंतु का मतलब है कमल के डंठल, कमल की नाल। तो जो कमल की नाल है वह, उसका स्वाद कैसा है? तिक्त है, मीठा है और खट्टा है। तो उसको ढूंढते हुए वे उस सरोवर में तैरते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय का यह अनुपम सौंदर्य तो है ही, अगर उसमें जो झीलें हैं और वो झील का जो रंग है वो हल्का सा सांवला है, काले रंग का है, और नीला रंग है उसमें मिला हुआ, और साथ ही ऐसे नीले और हल्के आ, श्याम कलर में, काले कलर में, कलर के पानी पर अगर सफेद रंग के पक्षी अपना भोजन खोजते हुए और अपनी गर्मी को मिटाते हुए दिखाई देते हैं, तो वह दृश्य बच्चों कितना सुंदर लगता होगा, कितना अनुपम लगता होगा। तो ऐसे सौंदर्यपूर्ण दृश्य को नागार्जुन जी देखते हैं और कहते हैं कि
कितना अनुपम सौंदर्य है वो, कितना निराला सौंदर्य है कि नीचे जो है श्याम सलील जो पानी है श्याम रंग का, उसमें हाँ, पक्षी तैर रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं, अपने को ठंडक पहुंचा रहे हैं और ऊपर जो है बादल घिरे हुए हैं। कितना अनुपम सौंदर्य है यह। और इस सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि यह जो उन्होंने प्रस्तुति की है, यह जो हमको हमारे सामने उन्होंने रखा है व्याख्या पंक्तियों को, इसमें कहीं पर भी लेश मात्र भी कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। जो कुछ उन्होंने वर्णन किया है वह पूर्ण रूप से यथार्थ वर्णन है, पूरी तरह से अ, वास्तविक है कि हम वहां पर हिमालय की चोटी पर जाकर इन दृश्यों को देख सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ शब्दार्थ है कुछ बच्चों आपके सामने। तुंग यानी ऊंचे, श्याम नील सलील यानी काला नीला जल, पावस यानी वर्षा ऋतु, तिक्त यानी मधुर, विषतंतु यानी तीखे मधुर रेशे जैसे, और उमस यानी घुटन। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पक्षियों को भी पता चल जाता है कि हम कहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं और कहाँ पर नहीं। और इस वजह से वो हजारों मील की यात्रा करके ऐसे जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। और फिर जब अ, वह समय गुजर जाता है, वह मौसम बीत जाता है, तो पुनः अपने घर पर भी चले जाते हैं कि भगवान की किस तरह उनको दी गई एक संदेश है, या उनके पास एक उनकी मन की एक शक्ति होती है जो उनको बता देती है कि वो कहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और कहाँ पर जीवित रहेंगे। और इस तरह से वह भी अपने स्थानांतरण करते रहते हैं बच्चों, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ऋतु के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं। तो बहुत ही मनोरम और सुंदर वर्णन कवि निराला जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगला उद्धरण है हमारा 3। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रेम कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बच्चों, कवि निराला जी हिमालय की तलहटी पर जब पहुंचे हैं तो वह जो मौसम था, वह जो ऋतु था, वो बसंत ऋतु था। और बसंत ऋतु में जो अ, मौसम होता है उसकी निराली अवस्था होती है, अजब होती है, हल्की ठंड होती है और हल्की सी गर्मी होती है। तो वसंत ऋतु में जब वहां पहुंचे हैं तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋतु वसंत था सुप्रभात था। ऋतु वसंत का वह जो समय था सुप्रभात का था, यानी सुबह सुबह वसंत ऋतु में मंद मंद अनिल बह रहा था। अनिल यानी हवा। वसंत ऋतु के समय का सुंदर सुप्रभात था और हवा जो है धीरे धीरे हल्के हल्के बह रही थी। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। बाल अरुण यानी वह जो सुबह का समय था, उस समय जब सूर्य उदय हुआ तो उसकी जो अवस्था थी वह बाल्यकाल की थी। बाल्यकाल का अर्थ होता है बच्चों कि जब सूर्य पहले उदित होता है सुबह, उसकी किरणें जब चारों तरफ फैलती हैं तो वो कोमल होती हैं। मृदु यानी कोमल, नरम होती हैं। और इसलिए यहाँ पर कवि ने बाल अरुण शब्द रखा हुआ है कि यह जो उदित वाला सूर्य है जो अभी उदय हुआ है, इसकी अवस्था एक बच्चे जैसी है। इसलिए इसकी जो किरणें निकल रही हैं वह भी कैसी हैं, मृदु हैं, कोमल हैं, शरीर को स्पर्श तो हो रही हैं लेकिन उससे हमें कोई कष्ट नहीं होता।
बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। जब सूर्योदय हुआ, उसकी जब किरणें निकली तो अगल बगल जो शिखर थे यानी पर्वत की चोटियां उस पर पड़ी। उस पर पड़ने के कारण वह जो सफेद रंग का बर्फ से ढका हुआ शिखर था, पर्वत था, वो किस में परिवर्तित हो गया? सुनहरे रंग में, स्वर्णाभ हो गया। यानी वह सूर्य की किरणें उस पर पड़ने के कारण वह सफेद रंग जो है पीले रंग में परिवर्तित हो गया। और ऐसे लग रहा था कि अगल बगल जो शिखर खड़े हैं वह भी सोने के समान लग रहे हैं, स्वर्णाभ यानी सोने में परिवर्तित हो गए हैं। एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। एक दूसरे से विहरित हो। अब सुबह का समय हो चुका है, सूर्योदय भी हो गया है। सूर्य के उदय होने के कारण जो अगल बगल के शिखर खड़े हैं अगल बगल में, वो सब भी स्वर्णिम रूप धारण कर लिए हैं, स्वर्ण के समान दिखाई देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी एक और आ, की का वर्णन किया गया है, किसी और एक जीव के बारे में बताया गया है कि जो दोनों रात भर अलग अलग थे, एक दूसरे के साथ नहीं थे, और सारी रात हमेशा उनको इसी तरह से बितानी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है उनके साथ? वो ऐसा क्यों परेशान होते हैं कि रात जैसे ही रात होती है उन्हें अलग अलग रहना पड़ता है? एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। कवि ने यहाँ पर एक ऐसे पक्षी का वर्णन किया है, एक ऐसे जीव का वर्णन किया है जिनके जिनको अभिशाप मिला हुआ है, जो चीरकाल से अभिशापित है। यानी कि न जाने कितने युगों पूर्व उन्हें अभिशाप मिला था, उन्हें श्राप मिला था कि जैसे ही रात होगी, जैसे ही शाम होगी, सूर्य ढल जाएगा, संध्या हो जाएगी, वैसे ही उन्हें अलग होना पड़ेगा और रात भर वे अलग अलग रहकर रात पूरी बिताएंगे। बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। और वे जो दोनों पक्षी हैं उसका नाम है चकवा और चकई। तो ये दोनों पक्षी जो है, इनको जो अभिशाप मिला है, उस अभिशाप के कारण ये रात भर बेबस रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। और उस दूरी को जब वो सहन नहीं कर पाते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं। यानी रात भर वो एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं। लेकिन अब सुबह हो गई है, सूर्योदय हो गया है, तो बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। अब सुबह हो गई है, सूर्योदय हो चुका है, तो अब ये जो चकवा चकई हैं, इनका जो अभिशाप का रात है वो बीत चुकी है। इसलिए उनका जो क्रंदन यानी जो रोने का स्वर है, जो विलाप है, वो भी अब बंद हो गया है। क्योंकि सुबह होते ही इनका श्राप खत्म हो जाता है और ये पुनः एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर। तो वह जो सरोवर है, जो मानसरोवर है, उसके किनारे पर, तीरे यानी किनारे बच्चों, तो उसके किनारे पर जो शैवाल 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 का अर्थ होता है बच्चों काई। तो जो सरोवर के किनारे जो काई लगी हुई है वो हरे रंग की है। और हरे रंग की होने के वजह से ऐसे लगता है कि चारों तरफ हरे रंग की दरी फैला दी गई है। दरी का अर्थ होता है चादर, आप ऐसा समझ सकते हो। तो जो शैवाल है, जो काई है, वो तालाब के चारों तरफ फैली हुई है। तो ऐसे लगता है जैसे हरे रंग का चादर फैला दिया गया है। और उस हरे रंग के चादर पर चकवा चकई फिर से मिलते हैं और प्रेम कलह करते हुए यानी प्रेम क्रीड़ा करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। अपनी दुख भरी दास्तान, अपनी मन की व्यथा एक दूसरे से बताते हैं, कहते हैं और प्रेम क्रीड़ा करते हैं यानी एक दूसरे से मिलते हैं और रात भर की अपनी तकलीफ को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं। तो ये सारी जो आ, कलाएं हैं, इसको कवि ने इन मानसरोवर के तीरे यानी इस मानसरोवर के किनारे देखा है, जहां पर बादल घिरते हुए उन्होंने
देखा है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कवि ने कितना सुंदर ढंग से वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अभी जो ऋतु चल रही है बच्चों, ये भी वसंत ऋतु ही है। वसंत ऋतु की शुरुआत अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में होती है। अभी हमारे यहाँ पर इसकी ऋतु इसकी शुरुआत जो है वो मार्च महीने से होती है। तो वसंत ऋतु का जब समय होता है तो उसका जो वातावरण होता है वह हर ऋतु से अलग होता है। फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नई पत्तियां लगती हैं, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और चारों तरफ एक नयापन दिखाई देता है। तो इसी तरह से कवि नागार्जुन ने भी शिखरों पर जहाँ पहुंचे हैं, हिमालय की चोटी पर, वहां के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि वहां की क्या किस प्रकार की सुंदरता है। ये फूल खिलना, नए पत्ते लगना, ये तो हम देखते हैं अपने अगल बगल, लेकिन जहां पर हम नहीं पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंचे हैं या नहीं देख रहे हैं, वहां के सौंदर्य का वर्णन कवि नागार्जुन ने हमारे समक्ष रखा है कि जब वहां पर सूर्य उदय होता है तो किस तरह से सफेद रंग की जो शिखर हैं वो स्वर्णाभ यानी सोने के रंगों में बदल जाती हैं। और वहां पर जो चकवा चकई नाम के अभिशापित पक्षी हैं, जो बहुत सालों से जिनको अभिशाप मिला हुआ है, श्राप है कि वो रात में अलग रहेंगे और जब सुबह होगी तो वो फिर से मिल सकते हैं। तो इस तरह से उनका क्रंदन, उनका प्रेम कलह किस तरह से शैवाल रूपी हरिदरी पर कवि ने महसूस किया, देखा, उसको जाना, उसको हमारे समक्ष उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और इस तरह से बच्चों बादल को घिरते देखा, आप समझ सकते हैं बच्चों की जहाँ पर बादल घिरे हुए हैं और नीचे जो है मानसरोवर है जिसमें नीले रंग का और काले रंग का पानी भरा हुआ है और उसके चारों तरफ काई इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे हरे रंग से चारों तरफ चादर फैला दी गई हो, बिछा दी गई हो। तो आप समझ सकते हो बच्चों की वह सौंदर्य कितना अनुपम है कि जितनी भी हम आंखों से देखें, जितना भी उसे हम महसूस करें, उतना ही हमें वह कम दिख लगता है या उतना ही हमें बार बार उसे देखने का मन करता है कि हमारा मन ही नहीं भरता कि हम जितनी बार देखें उतनी बार उसकी सुंदरता को आंखों में रख ले, ऐसा महसूस होता है। तो कवि नागार्जुन जी ने भी इस सौंदर्य का वर्णन हमारे समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले एक चौथा अवतरण है बच्चों यह। उसके पहले आप शब्दार्थ एक देख लीजिएगा। बाल अरुण का अर्थ है प्रातः कालीन लालिमा लिए हुए जो सूर्य निकलता है सुबह का। विहरित यानी अलग होकर। चीर अभिशापित हमेशा से जिन्हें अभिशापित यानी अभिशाप मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है। शैवाल यानी काई। क्रंदन माने रोना। और प्रणय कलह प्रेम की छेड़छाड़ यानी प्रणय प्रेम क्रीड़ा करना। ठीक है, अब चौथा उदाहरण देखते हैं हम लोग। शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बच्चों यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि शत सहस्त्र, शत यानी 100, सहस्त्र यानी 1000, तो 100,000 फुट ऊपर ऊंचाई पर दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम यानी जहां पर जाना कठिन हो, तो सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर जहां पर बर्फ हमेशा गिरती रहती है, ऐसे जगहों पर जहां मनुष्य का जाना बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है, उस जगह पर वहां पर ऐसे मृग पाए जाते हैं जिनकी नाभि में कस्तूरी होती है। अलख नाभि से उठने वाले, अलख यानी
जो दिखाई न दे, नाभि याने नाभि उनकी। उन्मादक परिमल, उन्मादक यानी मस्त कर देने वाला, मदमस्त करने वाला परिमल। परिमल का मतलब है बच्चों सुगंध। तो अलख नाभि से निज के, निज यानी स्वयं के ही नाभि से उठने वाला। तो बच्चों सैकड़ों हजार फुट ऊंचाई पर जहां बर्फ हमेशा गिरती रहती है, जो दुर्गम है, जहां पर मनुष्य का जाना मुश्किल है, ऐसी जगहों पर ऐसे हिरण पाए जाते हैं जो जिनकी नाभि से उन्मादक यानी उ- मदमस्त कर देने वाले, पागल कर देने वाले सुगंधित पदार्थ की सुगंध, एक कस्तूरी पदार्थ, जो कस्तूरी है उनकी नाभि में रहती है और जो मदमस्त कर देती है, पागल कर देती है, ऐसे सुगंध के पीछे हिरण जो है धावित दौड़ते रहते हैं। और ऐसे तरल तरुण कस्तूरी मृग को, ऐसे मृग को तरुण तरल, ऐसे मृग जो तरुण है, छोटे हैं और अपने ही नाभि से निकलने वाले कस्तूरी के पीछे दौड़ते हुए उनको देखा, धावित हो होकर। यानी यह सुगंध कहाँ से आ रही है, इतनी उन्मादक है जिससे बहुत नशा हो जा रहा है और उसको वो पाना चाहते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रही है। और उसके पाने के चक्कर में वो हमेशा यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक जगह भी टिक नहीं पाते हैं। यह उन्हें नहीं पता है कि यह उनके ही नाभि से निकल रहा है, लेकिन उनको वो सुगंध आती रहती है, इसलिए उस सुगंध को पाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। और जब वह सुगंध उन्हें नहीं मिलती है तो वो चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं। और ऐसे हिरणों को अ, कवि ने देखा है। तो कस्तूरी मृग के बारे में कबीरदास जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है बच्चों। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखत नाही। बच्चों कस्तूरी मृग के बारे में बहुत से कवियों ने भी वर्णन किया है, जिसमें कबीरदास जी भी बहुत अच्छे से कस्तूरी मृग के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पर नागार्जुन जी भी जो हमारे समक्ष उन्होंने कविता रखी है कि ऐसे जो हिरण हैं, ऐसे जो अ, तरुण मृग हैं, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, ऐसे हजारों फुट की ऊंचाई पर। और अपनी नाभि से निकलते हुए ही कस्तूरी मृग को ढूंढते हुए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं और वह उन्हें मिलता नहीं है। तो उस पर उन्हें चिढ़ भी आती है, गुस्सा भी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो कहाँ से आ रही है यह उन्हें पता नहीं चलता है। और इसलिए उसको ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, नाराज भी होते रहते हैं अपने ऊपर। और यह सब कुछ दृश्य कहाँ पर होता है, वहां जहां पर बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कवि कहते हैं कि हजारों फुट की ऊंचाई पर वह दृश्य कैसा है, कैसा होगा, जहां पर इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है कि हिरन दौड़ रहा है और बर्फ गिर रही है और हमेशा वहां पर बर्फ गिरी रहती है। उसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। अपनी ही नाभि से निकलने वाले कस्तूरी मृग को कस्तूरी परिमल को, यानी कस्तूरी वह जो पदार्थ है कस्तूरी, उसकी सुगंध को पाने के लिए हिरन जो है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है। उसके बावजूद भी वह उसे मिल नहीं रहा है और जब नहीं मिलता है तो वह चिढ़ता है, नाराज होता है। और यह सब कुछ कवि देखते हुए बताते हैं कि वहां पर ये सारी चीजें हो रही है जहां पर बादल घिरते हुए भी देख रहे हैं। इसका शब्दार्थ दिया है बच्चों यहाँ पर, दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, सहस्त्र हजार, अलग दिखाई न देने वाली, उन्मादक मस्त कर देने वाली, परिमल सुगंध, धावित होकर, दौड़कर। इसके बाद बच्चों है अवतरण पांचवा,
कहाँ गया धनपति कुबेर का वह, कहाँ गई उनकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इन ऊंची बर्फानी जगहों के बारे में कवि कालिदास ने लिखा था कि यहीं पर कहीं पर धनपति कुबेर जो हैं, उनकी जो नगरी है अलकापुरी, वह यहीं पर कहीं है। लेकिन कवि कहते हैं कि मैंने तो बहुत ढूंढा, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं धनपति कुबेर की वह अलकापुरी तो दिखाई नहीं दी। कहीं दूर दूर तक उसका ठिकाना नहीं है, कहीं है ही नहीं। अगर वो थी, अगर कवि कालिदास ने उसके बारे में लिखा था, तो उसका ठिकाना कहाँ है। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। बच्चों, मेघदूत जो क- मेघदूत जो कविता है, कविता का संचय है, उसके जो कवि हैं कालिदास, उसमें उन्होंने धनपति कुबेर और अलका पुरी, जो धनपति की नगरी थी, कुबेर की नगरी थी, उसका वर्णन किया है। और उस मेघदूत में उन्होंने ये भी बताया है कि व्योम प्रवाही गंगा जल का, यानी कि आकाश में जैसे धरती पर नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, वैसे ही आकाश में भी गंगा जल बहता है। लेकिन कवि नागार्जुन जी यथार्थवादी कवि हैं, प्रयोगवादी हैं, और वो कहते हैं कि इस प्रकार का तो कुछ भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आया। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। और कहते हैं ना ही धनपति कुबेर कहीं दिखाई दिए, ना ही उनकी अलकापुरी दिखाई दी। साथ ही साथ व्योम प्रवाही, व्योम का अर्थ होता है बच्चों आकाश, प्रवाही है यानी बहने वाली गंगा जल, तो आसमान में बहने वाली गंगा जल का भी तो कहीं पता नहीं चला। साथ ही साथ कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मेघदूत, राजा यक्ष जो हैं, वो मेघदूत को भेजते हैं, लेकिन वह मेघदूत भी तो कहीं पर दिखाई नहीं दिया। तो कवि कहते हैं कौन बताएगा, बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। तो कवि कहते हैं शायद वह जो मेघ था यहीं कहीं पर बरस गया, और बरस कर अपना अस्तित्व क्या किया, खत्म कर लिया। अब वो नहीं है, जाने दो वह कवि कल्पित था। कवि कहते हैं कि जाने दो, वह जो मेघदूत लिखा गया है उसमें जो कवि कालिदास की कल्पना है वो सिर्फ कल्पना है, वह उसमें कुछ यथार्थ नहीं है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कवि नागार्जुन का इस तरह से कटाक्ष करना या क्रिटिसाइज करना दूसरे कवि को, यह थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन चलो, यह उनका अपना मत है जो उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है कि इस हिमालय की चोटियों में कहीं पर भी उन्हें धनपति कुबेर और उनकी अलकापुरी तो नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ उन्हें यह भी नहीं दिखाई दिया कि आसमान में प्रवाही गंगा जल बह रहा है, यह भी दिखाई नहीं दिया। साथ ही मेघदूत का भी कोई ठिकाना नहीं है, कहीं पता नहीं है, जिसके बारे में कवि कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में वर्णन किया है। फिर कवि कहते हैं कि चलो जाने दो, हो सकता है वह छाया में यानी वह दिखाई देने वाला बादल, छाया में यहाँ पर बादल को कहा गया है, दिखाई देने वाला बादल यही कहीं बरस गया होगा और बरस कर समाप्त हो गया, क्योंकि वह क्या थी, एक सिर्फ कल्पना थी, वास्तविकता नहीं थी। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा।
बादल को घिरते देखा है। कवि कहते हैं, मैंने तो भीषण जाड़ों में, भीषण यानी कड़कती हुई कड़ाके की ठंड में भी, नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, यानी आसमान को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे कैलाश के पर्वतों पर, महामेघ को, महामेघ यानी कि बादलों को, बड़े बड़े बादलों को, झंझा नील से, झंझा नील का अर्थ होता है बच्चों तूफान की तरह, आंधी की तरह, झंझा नील से, तूफान से लड़ते देखा और गरज गरज कर भिड़ते देखा। झंझा नील से, तूफान से गरज गरज कर भिड़ते, यानी लड़ते हुए देखा और बादल को घिरते देखा है। क्या आपने भी देखा होगा बच्चों, कभी कभी ठंड के मौसम में भी बारिश हो जाती है। तो कभी भी यही कहते हैं कि मैं तो यही देखा हूँ कि गगनचुंबी कैलाश पर्वत जो है, आसमान को छूने वाला जो ऊंचा कैलाश पर्वत है, उसकी ऊंचाई पर भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े बादल आपस में तूफान से लड़ते हुए और गरज गरज कर बरसते हुए मैंने उनको देखा है, और इस तरह से बादल को घिरते हुए देखा है। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यही बताना चाहते हैं बच्चों कि वास्तविकता वास्तविकता ही होती है। कल्पना हम सिर्फ कर सकते हैं लेकिन उसको यथार्थ में दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पर ना अलकापुरी है, ना कुबेर है, ना मेघदूत है, और ना ही आसमान में बहने वाला गंगा जल है। यहाँ पर तो जाड़े के मौसम में भी झमाझम होने वाली बारिश होती है, क्योंकि बादल घिरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने यथार्थ और वास्तविक सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है आप सभी के लिए। इसका शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। व्योम प्रवाही यानी आकाश में बहने वाला, मेघदूत कालिदास की एक रचना, कवि कल्पित, कवि के द्वारा जो कल्पना की जाती, भीषण भयंकर, झंझा नील यानी तूफान। तो इस तरह से यह कविता पूर्ण हुई बच्चों। इस कविता के में जो भी शब्द आए हो या शब्दार्थ आए हो, यदि आपको कहीं पर कोई कष्ट है, कुछ समझ में नहीं आया है, या कोई शब्द का अर्थ नहीं पता चला है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो। टीचर, यहाँ पे जो ये व्यक्ति का यहाँ पे नाम जिक्र किया गया है, धनपति कुबेर, टीचर ये लेखक हैं कि धनपति कुबेर जो है, कहा जाता है कि वो धन के राजा हैं, राजा थे धन के, वो लेखक नहीं है, धन के राजा हैं। और कालिदास जो है, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि धन के राजा की जो अलकापुरी है, यानी सोने की नगरी, वो हिमालय में है, ऐसा उन्होंने अपने मेघदूत रचना में बताया है। ओके टीचर। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? और कोई शब्दार्थ, कोई अर्थ? काजल कांबले कोई बच्चा है, रेज हैंड किया है। काजल, आपको क्या पूछना है? हाँ बोलो, क्या पूछना है? गुड मॉर्निंग मिस, मेघदूत क्या होता है? मेघ का मतलब होता है बादल, और हाँ। दूत मतलब संदेश लेकर आने वाला, वो बादल जो संदेश लेकर आए। ठीक है। हाँ मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? और कोई शब्दार्थ जो आपको ना पता चल रहा हो तो पूछ लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, आप ही की क्लास है, आप ही के टीचर हूँ मैं, 9th क्लास को पढ़ाती हूँ। आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो भी इस कविता के संदर्भ में है, पूछ सकते हैं। हमारे पास जो 2-3 मिनट का समय बचा है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके प्रश्न दूसरों के लिए गुड भी मॉर्निंग लाभ टीचर।
हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर अभी आपने जो लेखक का नाम बताया उनका नाम क्या है? आपको कविता के कवि का नाम चाहिए या जो मेघदूत रचना की है उनके कवि? चलो मैं दोनों बता देती हूँ। नागार्जुन जो हमारी जो कविता है बादल को घिरते देखा है, उसके कवि नागार्जुन जी हैं। और जो जिसका जिक्र किया गया है अपने कविता में, वो कवि कालिदास हैं, जिनकी रचना है मेघदूत। लेकिन टीचर इसको लिखा गया है नागा अर्जुन ने ना। हाँ, तो ये जो बादल को घिरते देखा है वो नागार्जुन की कविता है। तो अपनी कविता में नागार्जुन जी ये बता रहे हैं कि हिमालय में उन्होंने जो कवि कालिदास ने मेघदूत में कहा है कि वहां पर कुबेर की अलकापुरी है, और वहां पर व्योम प्रवाही जल है, यानी आसमान में गंगा जल बहता है। उसके बारे में बताया कि वो उनको दिखाई नहीं दिया वहां पर, ऐसा उन्होंने ओके टीचर। कहा। नवघर, ये सुमित यादव है। हाँ बोलो सुमित, क्या पूछना है आपको? सुमित, आपने हाथ ऊपर किया बेटा, पूछो क्या पूछना है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बोलो। बालारूढ़ मतलब क्या होता है? बाल अरुण, अगर आप बालारुण को अलग अलग कर देंगे तो बाल अरुण, तो बाल यानी छोटे बच्चे जैसा, अरुण यानी सूर्योदय या सूर्य। तो सूर्य को यहाँ पर जब सूर्य उदित होता है सुबह सुबह, तो उसकी जो अवस्था होती है वो बच्चे की तरह होती है, यानी उसकी जो किरणें निकलती हैं वो बहुत ही कोमल होती हैं। तो जैसे छोटा बच्चा कितना कोमल और नाजुक होता है और मासूम होता है, वैसे ही सूर्य जब उदित होता है तो उसकी भी अवस्था बच्चे जैसी होती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने बाल अरुण कहा है। सुबह की जो सूर्योदय होता है उसको बाल अरुण कहा है यहाँ पर। ठीक है। चिर अभिशासित मतलब? चिर अभिशासित यानी कि कई सालों पहले से या कई सालों से अभिशाप मिला हुआ है। किसको? चकवा और चकई जो पक्षी हैं, उनको यह अभिशाप मिला है किसी कारणवश कि वो रात भर अलग रहेंगे और जैसे ही दिन होगा, सुबह होगी, वो फिर से मिल सकते हैं, फिर से एक साथ रह सकते हैं। तो चीर अभिशापित यानी बहुत सालों से, बहुत साल पहले से उनको श्राप मिला हुआ है। हाँ, रीना सोनी, बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। मिस, चकवा चकाई को क्यों श्राप मिला था? अब इसके पीछे तो कोई कहानी होगी जरूर, लेकिन अभी यहाँ पर तो उसका जिक्र भी नहीं है और उसको बताना भी इतना ये नहीं है। लेकिन चकवा चकई को श्राप जो मिला है उसके कारण वो अलग रहते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है इस कविता के संदर्भ में, और उतना ही हमें जानना भी जरूरी है। यदि आपको इससे अधिक जानना है तो बच्चा आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। ओके मिस, थैंक यू। तो बच्चों, आज जो हमने कविता पढ़ी है उसका बादल को घिरते देखा है, इस कविता को श्री नागार्जुन जी ने बड़े ही वास्तविक रूप से इसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमारे सामने सुंदर ढंग से उन्होंने किया है कि हम यहाँ पर बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे, अपने पुस्तक के माध्यम से, अपनी किताब के माध्यम से पूरे हिमालय पर्वत के सौंदर्य का दृश्य अपनी आंखों से महसूस कर लिए और देख लिए कि किस तरह का वहाँ सौंदर्य है, किस तरह का वहाँ सरोवर है। मानसरोवर के बारे में आपने बच्चों सुना होगा, वह और है भी बड़ा सुंदर। मानसरोवर से ही हमारी नदियां भी निकली हैं, गंगा और यमुना। तो इस तरह से वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नागार्जुन जी इतने बेहतर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हम यहाँ से बैठे बैठे ही उसका आनंद लिए। और वहां पर जब स्वर्णाभ यानी सफेद रंग के धवल स्वच्छ सफेद रंग के शिखर पर बादल घिरते होंगे तो उसका प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता होगा, उसकी सुंदरता कैसी होती होगी, वो नागार्जुन जी के वर्णन के माध्यम से हमने यहाँ पर बैठे बैठे ही देख लिया है और उसका आनंद लिया। और बादल किस तरह से, वहाँ बादल तो हर जगह गिरते हैं, लेकिन वहाँ का जो घिरना है, वहाँ का जो सौंदर्य है, उस अनुपम सौंदर्य को हमने नागार्जुन जी के द्वारा आज यहाँ पर अपने घर से ही महसूस कर लिया। ठीक है बच्चों, ओके, नमस्ते।